हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ऋतु चौहान। आज हम लोग यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के 1 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, अगर कोई जो क्वेश्चन अगर बोर्ड में आते हैं जो कि 1 मार्क्स से, तो बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है कि आपके ये क्वेश्चन उनको कवर अप कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा, how does the mobility of electrons in a conductor change if the potential difference applied across the conductor is doubled, keeping the length and temperature of the conductor constant? अब देखिए, याद रखना कि मोबिलिटी जो टॉपिक है इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो उस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब क्या कह रहा है कि हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर चेंज, मतलब किसी कंडक्टर की मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसे चेंज होगी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है उस पर कंडक्टर पे उसको हम डबल कर दें। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V हम यहाँ पे डबल कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें पता है मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर ई टाउ अपॉन एम। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि देखिए मोबिलिटी जो है कहीं भी पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करे, कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर चेंज। तो मोबिलिटी कैसे चेंज होगी अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम डबल कर दें। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है नो चेंज in mobility because it does not depend upon the potential difference. Okay, next question is students, when a potential difference is applied across the ends of a conductor, how is the drift velocity of the electron related to the relaxation time? ठीक है, हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलेटेड टू द रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ठीक है हमें रिलेट करना है रिलैक्सेशन टाइम से। तो अब सीधे फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, हेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरीके से रिलेट करती है ई अपॉन एम मल्टीप्लाई बाई टाउ। तो सिंपल सा ये आंसर है, उसमें कोई ज़्यादा कोई डिफिकल्ट ऐसा नहीं है। सो स्टूडेंट, थर्ड जो क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंस भी रखता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टिक कर लीजिएगा आप लोग। क्या है क्वेश्चन हमारा, हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कंडक्टर अफेक्टेड विद द राइज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो आंसर इसका है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब कैसे हो जाती है, देखिए यहाँ पे कोई भी कंडक्टर है, ठीक है। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन पे डिपेंड करती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ओके, अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि देखिए यहाँ पे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही हम टेम्परेचर बच्चों बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो कंडक्टर है कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या होंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स तेजी से इधर उधर भागने लगेंगे। अब रिलैक्सेशन क्या टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम होता है एक इलेक्ट्रॉन्स से दूसरे इलेक्ट्रॉन का टकराने के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है, एवरेज टाइम। अब देखिए, अब जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो जो टाइम है यहाँ से टकराने का, स्पीड बढ़ गई, तेज़ी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, टकरा रहा है, तो पहले के मुकाबले जो टाइम ले रहा था, जो पहले टाइम ले रहा था उसके मुकाबले अब जो टाइम लेगा वो टाइम कम लेगा। ठीक है, तो ये वो जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ जो है ये कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लेगा, और टाइम ही तो है यहाँ पे, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये टाउ है, टाइम है। बीच में दो कंजुगेटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसी को तो हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब टाउ डिक्रीज कर जाएगा, टाउ डिक्रीज करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए कंडक्टर अफेक्टेड विद द राइज इन टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर के बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, सीधी सीधी बात है। ठीक है, ओके, ये भी याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके, अब देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
IV graph for a metallic wires at two different temperatures T1 and T2 is shown। देखिए एक IV ग्राफ दे रखा है दो वायर्स के लिए T1 और T2 उस पर है, यहाँ पे दो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 पे ये IV ग्राफ दे रखा है। विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज लोअर एंड वाई, कौन सा इनमें से टेम्परेचर कम है और क्यों है, ठीक है। अब सीधी सी बात, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, एक ये बना लिया, ये देखिए, ठीक है, ये आ गया टेम्परेचर T1 के लिए, आ गया टेम्परेचर T2 के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं रेशियो निकालता हूँ, देखिए यहाँ पे I, देखिए यहाँ I किसके लिए आ रहा है, ये I मान लीजिए यहाँ पे जो I आ रहा है I1 मान लीजिए इसे, I1 अपॉन ये मान लीजिए V, ये V तो देखिए दोनों के लिए सेम है, I1 अपॉन V, ओके। और ये भी याद देखिए यहाँ पे, और ये आया है I2, ये करंट है। अब देखिए यहाँ पे I1 अपॉन V, ठीक है, और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि I1 इज ग्रेटर देन I2, ये रेशियो निकल के आ गया। ये रेशियो किसको बताता है, 1/R1 रेजिस्टेंस। भाई I अपॉन V करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो क्या होता है, 1/R1, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। तो या तो ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन I1 इज इक्वल टू इक्वल टू R1। सिमिलरली हम यहाँ पे इसके लिए भी लिख सकते हैं, T2 वाले के लिए V अपॉन I2 इज इक्वल टू R2। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर I1 ग्रेटर देन I2 और V तो कांस्टेंट है, क्योंकि V तो दोनों में कांस्टेंट आ रहा है, सेम V है, सेम पोटेंशियल है। तो I1 इज ग्रेटर देन I2, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सो इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम देखते हैं तो इससे ये निकल के आता है कि R2 इज ग्रेटर देन R1। और सिंपल सी बात है, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर देखिए यहाँ पे, जिसमें टेम्परेचर हम ज़्यादा देंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अभी मैंने बताया था कि कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो इस हिसाब से हमारा R2 रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसके लिए, R2 मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है जब टेम्परेचर T2 है, ठीक है। इट मीन्स T2 इज ग्रेटर देन T1। सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो, या रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ओके। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विद टेम्परेचर। तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टिविटी जो है हमारी, या सिंपल हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस कह दें या रेजिस्टिविटी कह दें विद टेम्परेचर, जो कि अगर कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो सीधी सीधी क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है, ओके। तो इसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, ये जो ग्राफ है हम ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए बना रहे हैं, ठीक है। कई बुकों में जब हम पूरी तरीके से अगर हम ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप रेजिस्टिविटी टेम्परेचर को ग्राफ को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ओके। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ओके। टू मटेरियल्स सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन। देखिए टेम्परेचर डाउन हो रहा है, वट विल बी द इफेक्ट ऑन दियर रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर ये बताना है कि इसकी रेजिस्टिविटी के पे क्या इफेक्ट होने वाला है टेम्परेचर को डिक्रीज करने का। देखिए यहाँ पे दो मटेरियल लिए गए हैं, एक सिलिकॉन और एक कॉपर। सिलिकॉन हमारा सेमीकंडक्टर है, कॉपर हमारा कंडक्टर है, दोनों की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पे, ओके। तो देखिए सिलिकॉन के लिए रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी घट जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में सिलिकॉन में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है तो टेम्परेचर घटाने पे कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और कंडक्टिविटी कम हो रही है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कॉपर एक मेटल है, ठीक है, कंडक्टर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी कंडक्टिविटी डाउन होती है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करती है तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती है, और कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, ओके। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, ओके। ऐसा क्यों होता है ये अभी हम एक्सप्लेन इतना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बस पता होना चाहिए, वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर AB। ठीक है, इस डायमीटर की जो एंड्स में है ये जो वायर गए, यहाँ पर इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए ये कंपटीशन में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है, और पहले भी आया हुआ है।
तो देखिए यहाँ पे हम सब जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके लेंथ ऑफ द वायर के। ओके, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अब यहाँ पे क्या हुआ, 8 ओम टोटल जो रेजिस्टेंस है पूरी लेंथ का वो है 8 ओम। अब इस तरीके से वायर में हमने सर्किल में कर दिया, तो यहाँ पे देखिए आधा डायमीटर यहाँ पे, तो हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, तो कहीं ना कहीं इसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो गया। तो आर जो रेजिस्टेंस, अब हर एक एंड का देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाले एंड का 4 ओम और नीचे वाले का 4 ओम, क्योंकि लेंथ क्या हो गई, आधी लेंथ इधर चली गई आधी इधर चली गई। और देखिए दोनों देखने में साफ पता चल रहा है कि ये एक पैरेलल कनेक्शन है। तो क्या हम इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ए और बी। ये 4 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया। अब सिंपल सा सर्किट हो गया, 4 ओम पैरेलल सर्किट है। इसका आंसर क्या होगा, 1/r इफेक्टिव इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2 एंड r इफेक्टिव इज इक्वल टू 2 ओम। तो आंसर क्या हो गया इसका, 2 ओम बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। जो एनडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए कंडक्टर एंड राइट्स इट्स एसआई यूनिट। देखिए एसआई यूनिट कई बार पूछी जाती है मोबिलिटी की। मोबिलिटी सिंपल सा रेशियो है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही कहलाती है आपकी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ओके, मोबिलिटी मतलब कि तेज़ी से, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड करना लगाने पे वो कितना तेज़ी से भागेगा, सिंपल सी ये बात है। अब यहाँ पे देखिए इसकी ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का मतलब था मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर। तो सिंपल सी बात है, ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्लैब्स ऑफ ए गिवन मेटल आर जॉइंट टुगेदर इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर। देखिए कोई एक मेटल है, दो तरीके से ज्वाइन किया गया, एक मतलब मान लीजिए लेंथ एल है यहाँ पे, ये एक ये दोनों एक बार इस तरीके ज्वाइन किया, एक बार एक के ऊपर एक रख दिया गया। देखिए यहाँ पर ये सीरीज में है एक तरीके से, और ये कैसा है, पैरेलल। तो लेट अस सपोज कि उसका रेजिस्टेंस कितना था, आर था। मान लीजिए इतनी लेंथ बराबरी ली गई है, तो उसका रेजिस्टेंस आर था। अब ये सीरीज में जोड़ा गया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस आर इक्वल टू 2r। और ये पैरेलल में है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव देखिए यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस एक आर और आर, ये दोनों आर और आर पैरेलल जोड़ोगे तो आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा बच्चों, r/2। तो इसका रेजिस्टेंस हो गया r/2। अब दोनों का रेजिस्टेंस क्या रहा है, ये पैरेलल वाला, तो आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल 2r डिवाइड बाई r/2। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4:1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है हमने सफिशेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसके एक आइडिया हमें लग गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज कर सकते हैं। मेनली आपको यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इन पर मेनली फोकस करके जाना है। ओके, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई आपके कोई क्वेरी है, पर्सनल क्वेरी, तो आप तब भी आप उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।